जय श्री राम दोस्तों। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिसेस बुक का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर में हम 7 क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे पास रैंक से रिलेटेड होंगे। ठीक है, एक मैट्रिक्स का रैंक किस तरह से निकाला जाता है, तो 3 तरीके होते हैं जिस तरह से हम मैट्रिक्स का रैंक निकाल सकते हैं। उन 3 तरीकों के बेस्ड हमारे पास 7 क्वेश्चन होंगे और फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ईजी सा चैप्टर है, बट इसमें ये चीज़ मेन है कि हमें रैंक पता होना चाहिए होता क्या है। देखो, जिसके क्वेश्चन होते हैं ना वो तो हम कर लेंगे क्योंकि हमें मेथड पता है किस तरह से निकालते हो, वो हो जाता है। ठीक है, बट एक्चुअली हमें ना मतलब ही पता नहीं होता है कि रैंक होता क्या है। मैट्रिक्स का रैंक हम बोलते हैं किसको, इसका मतलब हमें पता नहीं होता है। क्वेश्चन बेशक कर ले, ठीक है, बट हमें रैंक पता नहीं होता है, रैंक क्या होता है मैट्रिक्स का। तो आज की वीडियो में मेन फोकस रहेगा कि हम रैंक को ढंग से समझे, डीपली समझे कि एक मैट्रिक्स के रैंक को हम क्या बोलते हैं, मतलब मैट्रिक्स का रैंक होता क्या है। ठीक है, ये चीज़ हम मेन फोकस रखेंगे। तो रैंक समझने के लिए 3 चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली चीज़, लीनियर कम्बिनेशन क्या होता है। दूसरी चीज़, लीनियरली इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है। तीसरी चीज़, लीनियरली डिपेंडेंट का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लीनियर कम्बिनेशन क्या होता है। लीनियर कम्बिनेशन, कम्बिनेशन मतलब जुड़ना। ठीक है, तो लीनियरली जुड़ना। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे पास एक सेट ले लेता हूँ। ठीक है, इसमें मैं लेता हूँ 1,2 और एक ले लेता हूँ 3,6। ये दो मैंने वेक्टर्स ले लिए। ठीक है, एक वेक्टर है 1,2, एक है 3,6। अब ये जो 3,6 जो वेक्टर है ना, इसको मैं इस वाले वेक्टर के लीनियर कम्बिनेशन के रूप में लिख सकता हूँ। कैसे? अगर मैं 1,2 को 3 बार ऐड करूँ, 1,2 प्लस 1,2 प्लस 1,2, लीनियर कम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ना। ठीक है, तो वेक्टर, ये वाला जो वेक्टर है इसको 3 बार अगर जोड़ेंगे तो ये चीज़ प्रोड्यूस हो जाएगी, है कि नहीं। तो मतलब इस वाले वेक्टर को हम इस वाले वेक्टर के लीनियर कम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो लीनियर कम्बिनेशन का मतलब यही होता है कि वेक्टर्स को कंबाइन करके एक नया वेक्टर बनाना, उसको बोलते हैं लीनियर कम्बिनेशन। ठीक है, तो अगर आपको कोई बोले कि भाई 3,6 एक क्या ऐसा वेक्टर है जिसको हम 1,2 के लीनियर कम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आई इतनी बात। तो लीनियर कम्बिनेशन का इतना ही मतलब होता है। या फिर और एग्जांपल अगर मैं दूँ तो मैं और दे सकता हूँ, जैसे 1,7 या फिर 2,7 ले लो, और 14,49 ले लो। ठीक है, तो जो ये वाला जो वेक्टर है ना 14,49, इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं इस वाले वेक्टर को 7 बार ऐड करूँ तो ये चीज़ प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, मतलब 7 टाइम्स 2,7। तो ये वाला वेक्टर को हम इस वाले वेक्टर के लीनियर कम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। तो ये होता है लीनियर कम्बिनेशन। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट। ये दोनों चीज़ें मेन हैं, इसी के बेस्ड हमारे पास रैंक समझ में आएगा। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तभी रैंक समझ में आएगा। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से समझना। लीनियरली इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है, इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है, और लीनियरली डिपेंडेंट का क्या मतलब होता है। देखो, मैं क्या करता हूँ, इसको समझाने के लिए वेक्टर्स के एग्जांपल ले लेता हूँ। तो एक मैं सेट ले लेता हूँ जिसमें मैं 2 वेक्टर लेता हूँ, 1,0 और 0,1। ठीक है, ये 2 वेक्टर्स मैंने ले लिए। लीनियर डिपेंडेंट को बताने के लिए मैं एक सेट ले लेता हूँ जिसमें 3 वेक्टर लेता हूँ, 1,0 और 0,1, और ले लेता हूँ एक 2,0। ठीक है, ये 3 वेक्टर मैंने इसमें ले लिए। तो स्टार्ट करते हैं लीनियर इंडिपेंडेंट समझने से। ध्यान से समझना मैंने क्या बोला। ठीक है, तो ये जो 2 वेक्टर्स है ये आपस में क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। क्यों है? देखो, ये दोनों वेक्टर्स इस तरह के वेक्टर्स हैं जिनको हम कभी भी एक दूसरे के इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में नहीं लिख सकते। इन वेक्टर्स को हम कभी भी एक दूसरे के लीनियर कम्बिनेशन के रूप में नहीं लिख सकते। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है, ये अपने रास्ते, ये अपने रास्ते। आप देखो ना, खुद देखो, क्या हम 1,0 को कभी भी 0,1 को कितनी बार ऐड करके लिख सकते हैं। जैसे बात मान लो 0,1 को आप 2 बार ऐड कर लो तो यहाँ वाले पोजीशन पे 0 रहेगा, यहाँ पे 2 बन जाएगा। बट यहाँ पे अगर 1 लाना है तो इसको हम कभी भी इस तरह से नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों वेक्टर है ये अपने अपने रास्ते में। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, कभी भी आपस में डिपेंड नहीं कर रहे किसी पे। ठीक है, इसमें से कोई वेक्टर ऐसा नहीं जो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा हो, ये इंडिपेंडेंट है। इसको हम एक दूसरे के लीनियर कम्बिनेशन के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर मैं इस वाले सेट की बात करूँ तो देखो, इसमें जो ये वाला वेक्टर है ना 2,0, इसको मैं 1,0 के इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में लिख सकता हूँ। अगर मैं 1,0 को 2 बार कंबाइन करूँ, ठीक है, तो ये वाला वेक्टर प्रोड्यूस हो जाएगा। मतलब
यहाँ पे इस वाले सेट में ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर आपस में क्या करेंगे, आपस में क्या है, डिपेंडेंट है। ये वाला वेक्टर इस पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जब हमने इस वेक्टर को 2 बार जोड़ा, 2 बार कंबाइन किया, तब ये वेक्टर प्रोड्यूस हुआ। तो ये दोनों आपस में क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अगर हम सेट की बात करते हैं कि एक सेट हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट, तो कैसे पता चलता है। बात मान लो इस सेट की मैं बात कर रहा हूँ, इस सेट में 2 वेक्टर्स है। ठीक है, तो इस सेट को आपको बताना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है। तो आपने देखा ये जो वेक्टर्स है ये आपस में कभी भी लीनियर कम्बिनेशन के रूप में नहीं लिखे जा सकते। तो ये क्या है, सेट क्या है हमारे पास, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये दोनों अपने अपने रास्ते हैं। ठीक है, ये वाला जो सेट है इसमें हमारे पास 2 वेक्टर्स ऐसे हैं जो आपस में डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सेट क्या हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया सेट की बात। सेट हम क्या पढ़ रहे हैं, हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने सेट से मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, तो जो वेक्टर्स होते हैं ना उसको जब हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं ना तो हम कॉलम वाइज लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है 1,0, तो मैं लिखूँगा 1,0 कॉलम वाइज नीचे को। ठीक है, फिर ये 0,1 को किस तरह से लिख सकता हूँ, 0,1 इस तरह से लिख सकता हूँ। अगर इस वाली वेक्टर की मैट्रिक्स बनाऊँ तो इसमें किस तरह से होगा, 1,0 को कॉलम वाइज लिखना है, इसको भी कॉलम वाइज लिखना है, इसको भी कॉलम वाइज लिखना है। ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, अब आप बताओ, जब हम सेट की बात कर रहे थे और अब हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, इसमें कोई फ़र्क दिखने नहीं वाला है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास वही वेक्टर्स हैं। यहाँ पे हम अलग तरीके से लिख रहे थे वेक्टर फॉर्म में, अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में अगर हम देखें तो हम क्या बोल सकते हैं, जस्ट इमेजिन करना है इसको कि हमारे पास क्या है, ये एक वेक्टर है, बात मान लो ये एक वेक्टर है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि लीनियरली डिपेंडेंट है, ये आपको बताना है। मतलब ये हुआ कि अगर आप रोज़ देखो या कॉलम देखो, ठीक है, वो हमारे पास कभी भी इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि वो हमारे को कभी भी हम उसको इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में नहीं लिखा जाना चाहिए। वो बिल्कुल अलग अलग होने चाहिए। अगर हम रोज़ की बात करें, जैसे रो 1 रो 2, ठीक है, तो 1,0 और 0,1 इसको हम कभी भी एक दूसरे के इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में नहीं लिख सकते, लीनियर कम्बिनेशन के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, और अगर हम कॉलम की बात करें C1 C2, तो यहाँ पे भी 1,0 है, यहाँ पे 0,1 है, कभी भी एक दूसरे के इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स क्या होगी, लीनियरली इंडिपेंडेंट। उसी तरह से यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ये देखो ये वाली जो रो है और ये वाली रो है वो अलग है। ठीक है, और हम अगर कॉलम की बात करें तो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम में हमारे पास डिपेंडेंसी शो हो रही है। ठीक है, मतलब ये वाली मैट्रिक्स क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। समझ में आई बात। ठीक है, अगर आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई कि भैया लीनियर कम्बिनेशन का क्या मतलब होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट कौन से होते हैं वेक्टर्स, जो आपस में कभी कभी मिलते नहीं है, कभी भी नहीं मिलते, जिनको हम मतलब इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में नहीं लिख सकते, उसको बोलते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, उसको हम लीनियर कम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो अब हम रैंक के ऊपर बढ़ने वाले। ठीक है, रैंक समझने वाले, तो ध्यान से सुनना कि रैंक क्या होता है, एक मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है। एक मैट्रिक्स का रैंक हमें ये बताता है कि एक मैट्रिक्स में कितनी लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज़ या कॉलम्स है। ठीक है, मैंने क्या बोला, रैंक हमें क्या बताता है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स में कितनी लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज़ या कॉलम्स है। ठीक है, तो रैंक हमारे पास बताता है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स में कितनी लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज़ या कॉलम्स है। अब इसको हम एग्जांपल्स समझते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला एग्जांपल था। अब मैं अगर इसका रैंक बताना चाहता हूँ इस मैट्रिक्स का, तो मैं किस तरह से देखूंगा, देखो इसमें हमारे पास कितनी रोज़ ऐसी है और कितने कॉलम्स ऐसे जो आपस में डिपेंड नहीं कर रहे हैं। लीनियरली इंडिपेंडेंट बोला ना, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, तो कितनी रोज़ ऐसी है और कितने कॉलम्स ऐसे जो आपस में इंडिपेंडेंट है। ठीक है, देखो ये वाला जो रो है और ये वाली जो रो है ये इंडिपेंडेंट है, ये वाला जो कॉलम है ये वाला कॉलम है, दोनों हमारे पास इंडिपेंडेंट है। तो 2 रोज़ है 2 कॉलम्स है, दोनों ही हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट है। इसमें हमारे पास इसकी रैंक क्या आ गई, रैंक क्या आ गया इस मैट्रिक्स का, 2 आ गया। और ये भी बात याद रखना कि जो रो रैंक होती है, रो रैंक जो होती है वो हमारे पास कॉलम रैंक के बराबर होती है। ठीक है, समझ में आई बात। अच्छा जी, तो अब हम इस वाली मैट्रिक्स को देखते हैं। इसमें हमारे पास कितने ऐसे रोज़ है, कितने ऐसे कॉलम्स है जो हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अगर हम कॉलम की बात करें तो देखो ये वाला जो कॉलम है और ये वाला कॉलम है ये आपस में डिपेंड कर रहे हैं, डिपेंड करें ना,
तो कितने ऐसे कॉलम बचे जो आपस में डिपेंड नहीं कर रहे हैं? ये वाला बचा एक, एक, ठीक है। मतलब कॉलम वाइज अगर हम देखें तो हमारे पास इसका रैंक क्या निकलेगा? एक निकलेगा, क्योंकि यही एक कॉलम है जो हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट बचा हुआ है, ठीक है। रो के, और अगर रो की तरफ से देखें तो रो की तरफ से इसमें पास 2 आ रहा है। ये दोनों ही आपस में कुछ इस तरह से जो हमारे पास आपस में मेल नहीं खाते, बट हमें रो और कॉलम दोनों को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉलम को देखा तो यहाँ पे हमारे पास कॉलम का एक आया, तो इस मैट्रिक्स का रैंक जो होगा वो क्या होगा? एक होगा। मतलब इसमें हमारे पास एक ऐसी कॉलम है जो हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है, जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है। तो जब भी आपको रैंक की बात बोलेगी ना कि भाई इस मैट्रिक्स का रैंक क्या है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसमें कितनी हमारे पास इंडिपेंडेंट रोज़ है, मतलब कितनी हमारे पास अलग अलग रोज़ या कॉलम्स है जो आपस में मेल नहीं खाती है, ठीक है। जिसको हम इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में नहीं लिख सकते, बिल्कुल अलग अलग है। उसमें हर एक रो अलग है, हर एक कॉलम अलग है, वैरायटी है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स में रैंक को किस तरह से देखते हैं, रैंक क्या होता है, ये मैंने आपको थोड़ा मोटा मोटा समझा दिया। जब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा और डिटेल में समझाऊंगा कि एक मैट्रिक्स में किस तरह से देखते हैं, ठीक है, रैंक को। अब रैंक को जो निकालने के तरीके होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो तरीका मैंने यहाँ पे दिखाया कि भाई इसको कंपेयर करके इस तरह से तो हम वेक्टर्स में देखते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर इस तरह से नहीं देखते कि हम 1 और 0 को डायरेक्ट रो और कॉलम को मैच करने लग जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसके तरीके होते हैं अलग अलग फाइंड आउट करने के। तो पहला तरीका होता है कि अगर हम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें तो उससे भी पता लग जाता है कि रैंक क्या है, ठीक है। डिटर्मिनेंट से लग जाता है, डिटर्मिनेंट से लग जाता है। और अगर हम इसको इक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस करें तो हमारे पास पता लग जाता है, इक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस करें तो हम मैट्रिक्स का रैंक पता कर सकते हैं। तीसरा होता है नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना, नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट तो आपको पता है, ये दोनों आपके लिए नई चीज़ है, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इन्हीं तीनों के बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन आंसर है और फिर हमारे पास ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। दोबारा बताता हूँ, रैंक क्या होता है? एक मैट्रिक्स में कितनी लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज़ और कॉलम्स है, ये हमें बताता है रैंक। हमारे पास एक मैट्रिक्स कितनी वैरायटी वाली है, ठीक है, उसमें अलग अलग कितनी कितनी रो है, कितनी कॉलम्स है, ये हमें बताता है रैंक, ठीक है। समझ में आई बात? तो अब हम समझते हैं कि डिटर्मिनेंट से हम किस तरह से रैंक पता कर सकते हैं, इक्लॉन फॉर्म से किस तरह से रैंक पता कर सकते हैं और नॉर्मल फॉर्म से किस तरह से पता कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं कि हम डिटर्मिनेंट से किस तरह से एक मैट्रिक्स का रैंक पता कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ एक मैट्रिक्स हमारे पास है जो n इंटू एन ऑर्डर की है, इज़ अ मैट्रिक्स, n इंटू एन का मतलब होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर यहाँ पे n इंटू एम होता तो हमारे पास ये कोई दूसरी मैट्रिक्स हो सकती थी, रेक्टेंगुलर हो सकती है, कोई भी दूसरी मैट्रिक्स हो सकती। पर जब n इंटू एन बोला है तो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है और उसका अगर डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ रहा है, ठीक है, मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो हमारे पास रैंक जो होगी उसके ऑर्डर से एक कम होगी, ठीक है। जैसे बात मान लो मेरे पास 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। अब मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकाला, बात मान लो ये 0 आ गया, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना है? 3, मतलब इसमें 3 रोज़ है और 3 कॉलम्स है। बट क्योंकि अब इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आ गया तो इसका जो रैंक होगी वो घट के कितनी हो जाएगी? या तो 2 होगी या तो फिर 1 होगी, इन दोनों में से 3 नहीं हो सकती। अब समझ में आई इतनी बात मान लो अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता है, फिर इसकी रैंक कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। बट अगर इसका डिटर्मिनेंट 3 नहीं, सॉरी, अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आता है तो इसकी कम से कम 3 तो नहीं होगी, अब इसकी 2 होगी या 1 होगी, ठीक है। अब जो 2 होगी या 1 होगी इनमें से कैसे छाटेंगे? देखो ये 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसमें से हमने जब इसको डिटर्मिनेंट इसका 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला तब हमें पता लगा कि ये 0 आ रहा है, तो हमने बोला भाई 3 तो नहीं है। 2 के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जितनी भी 2 इंटू 2 की मैट्रिसेस है ना, जैसे ये देखो इसी की सब मैट्रिसेस यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। जैसे 3 4 9 12, 3 4 9 12, जितनी 2 इंटू 2 की मैट्रिसेस बनेगी ना, अब उसको देखना है, उसका डिटर्मिनेंट देखना है। जैसे बात मान लो ये वाली मैट्रिक्स बनी, इसका डिटरमिनेंट निकाला, इसका डिटरमिनेंट क्या आ गया? 0 आ गया। सब की सब देखनी है जितने हमारे पास इसमें बन रही है, 4 12 12 15, इसका देखना है, इसका डिटरमिनेंट हमारे पास 0 नहीं आया, ठीक है। फिर इसका देखना है, इसका फिर इसका, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स 2 इंटू 2 की अगर ऐसी आ जाती है जिसका डिटरमिनेंट हमारे पास 0 के बराबर नहीं है तो रैंक वहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। हम 3 पे थे,
3 हमने नेगलेक्ट कर दिया क्योंकि 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आ गया था 0, तो हमने बोला भाई 3 तो नहीं होगा, अब या तो 2 होगा या तो 1 होगा। अगर 2 इंटू 2 की जितनी मैट्रिसेस हमने बनाई है उसमें से किसी का भी अगर सबका ही 0 हो जाता ना तो हमें फिर 2 भी नहीं होता, फिर होती है उसकी रैंक 1, लोएस्ट रैंक 1 होती है, ठीक है। बट अगर हमारे पास कोई एक ऐसी मैट्रिक्स मिल जाती है जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है, जैसे ये है, इसका नहीं है ना, बाकी सबका 0 है पर इसका नहीं है, तो हमारे पास रैंक वहीं रुक जाएगा, उसी ऑर्डर तक रुक जाएगा। ऑर्डर क्या है अब 2 है, तो इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। समझे बात को? तो इस तरह से एक मैट्रिक्स का हम रैंक निकाल सकते हैं बाय यूजिंग डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी। अब हम समझेंगे कि हम इक्लॉन फॉर्म में किस तरह से मैट्रिक्स को रिड्यूस कर सकते हैं और फिर हम मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि इक्लॉन फॉर्म होती क्या है, ठीक है। एक मैट्रिक्स की एक टाइप की पैटर्न जब फॉलो होता है मैट्रिक्स में, उसी को हम इक्लॉन फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली होता क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो होती है वो रो वाइज इंक्रीज़ होती है। जिस तरह से हमारे पास रो डिक्रीज़ होती है, मतलब नीचे वाली रोज़ जो बढ़ती है उसमें हमारे पास साथ साथ में ज़ीरो जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है, इसको हम बोलते हैं इक्लॉन फॉर्म, ठीक है। पहले वाले पे 0 नहीं, फिर दूसरे वाले पे 0, फिर तीसरे वाले पे 2 0, चौथे वाले पे 3 0, पाँचवें वाले पे 4 0। इस तरह से जब 0 की इंक्रीमेंट होती है रो वाइज, इस तरह की फॉर्म को हम बोलते हैं इक्लॉन फॉर्म, ठीक है। जैसे हम मैट्रिक्स को अगर हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज़ करके ये वाला पार्ट 0 कर दे, इन 2 को 0 कर दे, इन 3 को 0 कर दे, इस तरह से हम इसको 0 कर दे, तो इसको इक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस करना बोलते हैं, ठीक है। जैसे बात मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है। इस मैट्रिक्स को अब हमें इक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस करना है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे हमारे पास रोज़ कम होती जाएगी हमारे पास 0 इंक्रीज़ होनी चाहिए इस वाले लेफ्ट वाली पोजीशन से, ठीक है। यहाँ पे कम से कम 1 0 तो चाहिए ही चाहिए, फिर यहाँ पे हमारे पास 2 0 चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो 2 है, 2 चलेगी पर 1 तो होनी चाहिए, इस वाले पे 2 होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से हम बोलते हैं इसको इंक्रीमेंट करना। 0 को इंक्रीमेंट अगर हम करें रो वाइज, इसको हम बोलते हैं इक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस करना, ठीक है। जैसे इस मैट्रिक्स को किस तरह से रिड्यूस किया, रो 2 पे ऑपरेशन अप्लाई किया, रो 2 माइनस 2 टाइम्स रो 1, तो ये वाला पार्ट हो गया 0, ये वाला पार्ट ऑटोमेटिकली 0 हो गया, बाकी जो वैल्यू बनी, ठीक है। इस वाले पे भी लगाया कि रो 1 रो 3 प्लस रो 1, ठीक है, रो 3 प्लस रो 1 हमने किया, तो ये वाला 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और इस तरह से हमारे पास आ गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, रो 3 पे ऑपरेशन लगाया है, रो 3 पे इस पे, क्योंकि इंक्रीमेंट करनी ना 0 की, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा, ठीक है। तो रो 3 पे हमने ऑपरेशन लगाया कि रो 3 माइनस रो 2, तो ये भी हो जाएगा 0, ये हमारे पास आ गया 14 वैल्यू, ठीक है। तो अब हम इस इक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस करने से किस तरह से मैट्रिक्स की रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं ये हम देखेंगे, ठीक है। तो देखो जितनी हमारे पास नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ एक मैट्रिक्स में होती है उतनी ही उस मैट्रिक्स की रैंक होती है। ध्यान दो मैंने क्या बोला, एक मैट्रिक्स में जितनी हमारे पास नॉन ज़ीरो रोज़ होती है इक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद, उतनी उस मैट्रिक्स की रैंक होती है। जैसे हमने इसको रिड्यूस किया रो रिडक्शन से, ठीक है, इसको बोलते हैं रो रिडक्शन। पहले सेकंड रो को फर्स्ट के साथ, थर्ड रो को फर्स्ट के साथ, फिर थर्ड रो को सेकंड के साथ, बस इतना ही कर सकते हैं। तो 3 हमारे पास रो ऑपरेशंस यूज़ हुए, मैक्सिमम 3 ही हो सकते थे इस केस में, ठीक है। तो 3 हमने ऑपरेशंस यूज़ किए। अब हमारे पास जो एंड में मैट्रिक्स बनी ना, उसमें हमारे पास कितनी नॉन ज़ीरो रोज़ है, ये हमारे पास नॉन ज़ीरो रो है एक, ठीक है। ये भी हमारे पास नॉन ज़ीरो रो है, क्योंकि ज़ीरो रो के लिए क्या चाहिए, हर एक वैल्यू 0 चाहिए, तब जाके ज़ीरो रो बनेगी। नॉन ज़ीरो के लिए कम से कम एक पोजीशन पे हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये भी नॉन ज़ीरो है, ये भी नॉन ज़ीरो, और ये भी नॉन ज़ीरो ही है। तो इस मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी, 3 होगी, क्योंकि इसमें 3 रोज़ ऐसी है जो हमारे पास नॉन ज़ीरो है। अगर हमारे पास ये वाला पोजीशन पे 0 हो जाता तो हमारे पास 2 रोज़ ऐसी होती जो हमारे पास नॉन ज़ीरो है, तो इस मैट्रिक्स का रैंक क्या हो जाता, 2 हो जाता। समझ में आई इतनी बात? तो एक मैट्रिक्स को हम सबसे पहले क्या करते हैं, इक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, ठीक है। फिर जब हम देखते हैं जब हमारे पास रो ऑपरेशंस ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, रो ऑपरेशन ख़त्म कैसे होते हैं, देखो सेकेंड रो से स्टार्ट करते हैं, फिर थर्ड रो से, फर्स्ट रो पे हम कुछ नहीं करते, ठीक है। सेकेंड रो से स्टार्ट करते हैं बाय कंपेयरिंग विद फर्स्ट रो, ठीक है। सेकेंड रो को फर्स्ट के साथ, थर्ड रो को फर्स्ट के साथ, फिर थर्ड रो को सेकेंड के साथ, बस इतना ही हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से हमारे पास हो गया।
तो ये 3 रो ऑपरेशन। और हाँ याद रखना, रो ऑपरेशन लगा रहे तो रो ही ऑपरेशन लगाने, फिर बीच में कॉलम ऑपरेशन नहीं घुसेड़ देना है कि भाई इसको ज़ीरो करने के लिए कुछ भी कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो रो ऑपरेशन यूज़ किया, हमारे पास अगर यहाँ पे 0 हो जाता तो इसका रैंक हो जाता 2, पर यहाँ 0 नहीं है। 3 रोज़ ऐसी है जिसमें हमारे पास 3 रोज़ नॉन ज़ीरो है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका रैंक 3 हो जाएगा। अब जो रैंक निकालने का तीसरा तरीका था वो हम डिस्कस करते हैं। तीसरा तरीका होता है नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना। नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने का मतलब होता है इस तरह की एक मैट्रिक्स बनाना, ठीक है, जिसमें हमारे पास यहाँ पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है और बाकी वैल्यू हमारे पास 0 होती है, ठीक है। या फिर इस तरह से बना सकते हो, इस तरह से बना सकते हो। इसको मैं एक एग्जांपल से दिखाता हूँ किस तरह से हम करते हैं इसको, ठीक है। जैसे ये एक मैट्रिक्स है, इसको अगर मैं नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करूँ, मतलब नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने का मतलब कुछ इस तरह से दिखनी चाहिए मैट्रिक्स, ठीक है। इस तरह से मतलब देखो, जैसे ये वाला अगर हम ले, ये वाला और ये वाला, ये क्या है, आइडेंटिटी है 2 × 2 मैट्रिक्स की, ठीक है। तो I2 मतलब 2 × 2 की मैट्रिक्स की आइडेंटिटी, और बाकी वैल्यू क्या है, 0 है। तो इसका रैंक क्या हो जाएगा, जो हमारे पास इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर है क्या है, 2 है, तो इसका रैंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये एग्जाम्पल है, मैंने ये एक मैट्रिक्स ली है। अब हमें क्या करना है, इसका रैंक फाइंड आउट करना है बाय रिड्यूसिंग इनटू नॉर्मल फॉर्म। ये आपके पास क्वेश्चन में बोला होता है कि आपको इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है, तब इसका रैंक बताना है। तो नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है कि यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ठीक है, बाकी वैल्यू 0 होती है। तो वही हमें करना होता है, ठीक है। तो जैसे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी, तो जैसे यहाँ पे 1 चाहिए ना, पर यहाँ पे 1 है, तो हम क्या कर सकते हैं, रो 1 और रो 2 को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इसको एक्सचेंज करने के बाद ये आ गया, ये वाली रो यहाँ आ गई, सेकंड रो ऊपर चलेगी, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, रो 2 में से 2 टाइम्स रो 1 को माइनस कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमें 0 चाहिए, तो रो 3 में से 3 टाइम्स रो 1 को माइनस कर सकते हैं, ये वाला वैल्यू। तो ये हमारे पास 2 वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। फिर हमने क्या किया, रो 3 पे ऑपरेशन अप्लाई किया ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है ना कि पहले हम रो ऑपरेशन यूज़ करते हैं, जब रो ऑपरेशन खत्म हो जाते हैं फिर हम कॉलम ऑपरेशन यूज़ करते हैं। समझ में आई इतनी बात, ठीक है। तो रो 3 पे ऑपरेशन किया रो 2 के लिए, रो 3, जैसे रो 3 माइनस रो 2, तो हमारे पास जैसे ये वाली मैट्रिक्स है ना, ये वाली, तो रो 3 माइनस रो 2, तो ये हो जाएगा 0, ये 0, तो हमारे पास ये आ गया 0 0 आ गया, ठीक है। अब हमने कॉलम ऑपरेशन यूज़ किए, C2 पे ऑपरेशन किया C1 के लिए, फिर C3 पे ऑपरेशन किया C1 के लिए, ताकि हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन सके। तो ये हमारे पास आगे आगे करके जो मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन, तब हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इसको करने के बाद कॉलम ऑपरेशन और रो ऑपरेशन लगाने के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स बनी है। इस वाले पोजीशन पे हमारे पास 1 नहीं मिला है, तो यहाँ पे हमारे पास नहीं लिखना है, ज़बरदस्ती घुसेड़ना नहीं है 1, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 0 है, अब 1 हमारे पास इन 2 पोजीशन पे बना है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी है वो 2 ऑर्डर की बनी है, मतलब I2 और 0 0 0 इस तरह की मैट्रिक्स बनी है। तो जो हमारे पास ऑर्डर होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, वही हमारे पास इस मैट्रिक्स का रैंक भी होता है। तो इस मैट्रिक्स का रैंक क्या हो गया, 2 हो गया। इस मैट्रिक्स का रैंक 2 होने का मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है, 0 है, ठीक है। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या है, 0 है, क्योंकि 0 होगा तभी तो इसमें हम बता पाएंगे कि इसमें हमारे पास कितनी लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट रोज है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना, आइडेंटिटी में रिड्यूस करना, एक मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में रिड्यूस करना। यहाँ 1 नहीं आया, ये सब काम ऑटोमेटिकली होता है, ठीक है। जो मैट्रिक्स का रैंक होता है उसी हिसाब से हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी प्रोड्यूस होती है। अगर इस मैट्रिक्स का रैंक पहले से ही 3 होता ना, तो यहाँ पे 1 आ जाता, ठीक है। अगर इसका मैट्रिक्स का पहले से ही रैंक 2 है तो आप कुछ भी कर लो, यहाँ पे 1 नहीं आने वाला, 1 सिर्फ इन दोनों पोजीशन पे आएगा। तो आइडेंटिटी सिर्फ सेकंड ऑर्डर की बनेगी, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेकंड ऑर्डर की बनी, इसलिए हमारे पास इस मैट्रिक्स का ऑर्डर रैंक क्या होगा, 2 होगा। रैंक को लिखने का तरीका इस तरह से होता है, ये रो टाइप का लगाते हैं हम इसमें, ठीक है, जैसे रैंक ऑफ ए, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, इसको 3 2 जो भी हमारे पास आएगा वो चीज़ें हैं। तो रैंक को इस तरह से लिखते हैं। तो अब जो मैंने 3 आपको मेथड बताए, इसके बेस्ड हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। 7 क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, पर थोड़े लेंथी क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं।